आकाश। आकाश स्क्रीन शेयर करने के लिए मैं कर सकती हूँ यहाँ से जी। यू आर होस्ट, आई थिंक यू कैन डू। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सना है और आज हम लोग जो सेशन देखने वाले हैं उसका नाम है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, HDP। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन और अच्छे तरीके से आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी कब बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। ठीक है, जब महिला प्रेग्नेंट है तब। तो प्रेगनेंसी के दौरान रक्तचाप बढ़ने की वजह से जो महिला में प्रॉब्लम्स आते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। अभी अगर हाइपरटेंशन हम लोग कब बोलेंगे? रक्तचाप बढ़ गया है, कितना से कितना ब्लड प्रेशर से ज्यादा हो गया है, हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। जब 140/90 या उससे ऊपर ब्लड प्रेशर है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी अभी एक महिला आपके क्लिनिक में आई है। ठीक है, धूप पसीना, इतना गर्मी है बाहर। ठीक है, धूप पसीना में वो आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर आप उनका ब्लड प्रेशर लेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा, उनका वाइटल साइंस पल्स वगैरह ज्यादा मिल सकता है। इसीलिए अगर 140/90 से आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा मिला है तो 4 घंटे के बाद में आप उनका ब्लड प्रेशर फिर से रिपीट कीजिए। अगर दोबारा से आपको 140/90 से ज्यादा मिलता है तो ऐसे केस में आप उसको बोलेंगे कि मदर को हाइपरटेंशन है। ठीक है, अभी ये जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी जो मैंने बोला है ना, तो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के दौरान पे ब्लड प्रेशर जो है प्रेगनेंसी के दौरान पे बढ़ा है, लेकिन कितना हफ्ता है ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, इसका पहले नाम था PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, लेकिन अभी हम इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, HDP। तो 20 हफ्ता, अगर प्रेग्नेंट होकर के महिला को 20 वीक्स हो गया है और उसके बाद में महिला का ब्लड प्रेशर आपको ज्यादा मिल रहा है, मदर को हाइपरटेंशन मिल रहा है, 20 वीक से पहले नॉर्मल था लेकिन 20 वीक्स के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। लेकिन हर महिला में ऐसा सिचुएशन होता नहीं है। कई महिला नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन होती है जिनको गर्भवती से पहले से ही उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे केस को हम हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी या PIH नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस थे। ठीक है, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी हम कितना हफ्ता के बाद बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को कुछ भी डाउट है प्लीज अपना हैंड रेज करके अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। अभी जो हाइपरटेंशन अगर बढ़ जाता है गर्भवती के दौरान पे, तो उसके बढ़ने की वजह से हम लोगों को 3 कंडीशन महिला में दिखाई देता है। वो 3 कंडीशन क्या क्या है? प्री-एक्लैम्शिया, severe pre-eclampsia and eclampsia। ओके ओके, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि प्री एक्लैम्शिया किसको बोलते हैं। प्री एक्लैम्शिया क्या है? स्टार्टिंग का स्टेज है। ठीक है, उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है महिला का कितना होता है? 140/90 या उससे ज्यादा रहेगा, लेकिन 160/110 से कम रहेगा। 140/160 के बीच में रहेगा, इसका मतलब 140/190 से ज्यादा, 160/110 से कम। और प्रोटीनूरिया यानी कि यूरिन एल्बुमिन का जो प्रोटीनूरिया ट्रेसेस होता है वो भी +1 नहीं तो +2 रहता है। ठीक है, ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन है प्री एक्लैम्शिया का। ठीक है, ये कंडीशन प्री एक्लैम्शिया का है। अभी जो ब्लड प्रेशर है 140/90 से ज्यादा है लेकिन 160/110 से कम है, तो यूरिन एल्बुमिन जो है वो +1 +2 है। ठीक है, तो ये प्री एक्लैम्शिया। इसी में अगर हम लोग डेंजर साइंस भी डाल देते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से महिला में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सिवियर हेडेक, बहुत जोर से सर में दर्द होता है, ब्लड विजन, आंखों के सामने अंधाधुंध होना, ठीक से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, यहाँ पे काफी जोर से पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन। ओलिगोयूरिया यानी पेशाब कम हो जाता है, पेशाब। अगर कोई महिला आपके हॉस्पिटल में आई है, आप उनसे पूछिए कि पहले आपने पेशाब कितना देर पहले किया था आपने, वो बोली कि बहुत लेट हो गया है, इतना देर से मैंने पेशाब नहीं किया है, तो यानी यूरिन आउटपुट कम है।
और एबनॉर्मल एडिमा यानी सूजन, है ना, कहाँ कहाँ पे, फेस पे दिखेगा सूजन, फेस पे, हाथ पे, एब्डोमेन पे और वेल्वा यानी पेरिनियम पे, ठीक है, पेट पे दिख रहा है, हाथ पे दिख रहा है, चेहरे पे सूजन दिख रहा है, तो ये सब क्या है, डेंजर साइंस है, ये सब क्या है, डेंजर साइंस है जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से महिला में लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है डेंजर साइन के साथ में, तो उसको बोलते हैं सीवियर प्री एक्लैम्सिया। पहले हमने देखा प्री एक्लैम्सिया जिसमें कोई डेंजर साइन नहीं था, जिसमें ऐसा कुछ भी लक्षण महिला में नहीं दिखाई दिया था, ठीक है, सिर्फ प्रोटीनूरिया +1+2 था, ब्लड प्रेशर 140/90 और 160/110 से कम था, और ठीक है, लेकिन साथ में अगर ये सब डेंजर साइन कुछ लक्षण भी दिख रहा है तो वो कंडीशन है सीवियर प्री एक्लैम्सिया का। सीवियर प्री एक्लैम्सिया का यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, एक तो अभी जो मैंने बताया, ठीक है, जो डेंजर साइंस भी प्रेजेंट है और ब्लड प्रेशर भी 160/110 से कम है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन ये है कि ब्लड प्रेशर अगर 160/110 से ज्यादा है और जो प्रोटीनूरिया का ट्रेसेस है वो कितना है, 3, यूरिन एल्बुमिन 3+ है, 4+ है, तो ये किसका केस है, ये सीवियर प्री एक्लैम्सिया का केस है, इसमें कोई भी डेंजर साइन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है क्या ये बात? तो सीवियर प्री एक्लैम्सिया का 2 डेफिनेशन है, एक तो ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो, 160/110 से कम हो, यूरिन एल्बुमिन +1+2 हो, साथ में इनमें से कोई भी डेंजर साइन प्रेजेंट है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ब्लड प्रेशर 160/110 से ज्यादा है और प्रोटीनूरिया का ट्रेसेस 3+, 4+ है। तो ये डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन जो है ये सीवियर प्री एक्लैम्सिया का है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्लैम्सिया का क्या डेफिनेशन है। एक्लैम्सिया में जो ब्लड प्रेशर है महिला का वो 140/90 से ज्यादा रहेगा और साथ में महिला को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, आखिरी आ रहा है, और यूरिन एल्बुमिन का ट्रेसेस प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन जो है एक्लैम्सिया का है। इसमें किसी को डाउट है डेफिनेशन में, प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये जो हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा मातृ मृत्यु दर, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हमारे इंडिया में होता है, उसका 14% जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर है, वो 14% किसकी वजह से है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की वजह से, यानी सीवियर प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया की वजह से है। तो इसको हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं, हम लोग इसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना रहेगा, जो स्टाफ होती हैं, अगर एएनसी की वक्त में जो भी पेशेंट मदर आ रही हैं, स्टाफ का पहला काम क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर को अच्छे से मॉनिटर करें, उसको रिकॉर्ड करें, और अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उनका यूरिन एल्बुमिन यानी प्रोटीनूरिया का टेस्टिंग करें कि कितना ट्रेसेस है, ठीक है। टाइमली आइडेंटिफाई करें डेंजर साइंस के लिए। डेंजर साइन जो मैंने पहले बताया था, सीवियर हेडेक, सर में दर्द, अंधाधुंध दिखना, ब्लड विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन, पेशाब कम होना, ओलिगोयूरिया यानी कि, और एबनॉर्मल स्वेलिंग फेस पे, हाथ पे, एब्डोमेन पे और वल्वा पे, इनमें से कोई भी डेंजर साइंस है तो इसको आपको पहले से आइडेंटिफाई करना रहेगा और महिला को भी बताना रहेगा कि अगर ऐसा कुछ डेंजर साइन दिखाई देता है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में आना है, हर महिला को भी काउंसलिंग करनी है। उसके बाद में अगर सीवियर प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया का केस है तो मैग्नीशियम सल्फेट का डोसेज देकर के मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, डॉक्टर्स जैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके हिसाब से MGSO4 देना है। ओके, तो जो अगर प्री एक्लैम्सिया है, सीवियर प्री एक्लैम्सिया है, एक्लैम्सिया है, तो इसका आप लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो ये सारे कुछ हैं, है ना, कि इनका मैनेजमेंट आप लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे करके कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग, मैग्नीशियम सल्फेट यानी एंटी कन्वर्सिव ड्रग दे करके कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नर्सिंग केयर और फ्लूइड का बैलेंस बना करके कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला है रोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जो प्री एक्लैम्सिया का केस था, है ना, जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 से ज्यादा है पर 160/110 से कम है और जो यूरिन एल्बुमिन है +1+2 है। तो इस केस में जो आप लोग इसका मैनेजमेंट, जो ट्रीटमेंट है, वो कैसे कर सकते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देकर के कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्पेशली लैबेटोलॉल। ओके, मैं किसी हॉस्पिटल से पूछूंगी, जैसे कि हदीश अली हॉस्पिटल, हदीश अली हॉस्पिटल, आप सुन सकते हैं मुझे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आकाश, आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट। हाँ,
ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अवेलेबल है? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन सा मेडिसिन आप लोग देते हैं अगर महिला को हाइपरटेंशन है तो? ऐसा कुछ मेडिसिन यूज करते हैं क्या आप लोग? अवंती हॉस्पिटल, आप लोग मुझे बता सकते हैं अवंती हॉस्पिटल कौन सा मेडिसिन यूज है आपके पास में? रुकिए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। डेपिन 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 टैबलेट, नेफिडिपिन टैबलेट देते हैं और लैबेटोलॉल। डेपिन टैबलेट देते हैं और लैबेटोलॉल। गुड, लैबेटोलॉल तो होना ही चाहिए, दोनों टैबलेट फॉर्म में भी और इंजेक्शन फॉर्म में। डॉक्टर रेशमा निवागिरे, आपने अपना हैंड रेज किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया है आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। डॉक्टर दरक्षण और डॉक्टर दरक्षण आपने किया है। डॉक्टर रेशमा आपको अनम्यूट कर रही, हाँ बता दीजिए। डॉक्टर रेशमा निवागिरे। टैबलेट डेपिन, टैबलेट लैबेटोलॉल, ओके नेफिडिपिन। ओके ओके, तो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो यहाँ पे ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप कोई सा भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज कर सकते हैं, डेपिन यूज कर सकते हैं, अल्फा मिथाइल डोपा यूज कर सकते हैं, निफेडिपिन यूज कर सकते हैं, लैबेटोलॉल यूज कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी बोलेंगे आप कोई सा भी यूज कर रहे हैं, फिर भी आप लोग लैबेटोलॉल दोनों टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में आपको रखना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सिवियर प्री-एक्लैम्सिया है तो सिवियर प्री-एक्लैम्सिया में आप लोग लैबेटोलॉल या फिर निफेडिपिन, इंजेक्शन लैबेटोलॉल नहीं तो निफेडिपिन देकर के इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं है, अगर प्री-एक्लैम्सिया की केस है, तो ऐसे केस में आप लोग कोई सा भी ये दे करके ट्रीट कर सकते हैं, कोई सा भी एंटी हाइपरटेंसिव। अभी मुझे बता देंगे कि लैबेटोलॉल का कितना रहता है, उसका डोसेज कितना रहता है लैबेटोलॉल का? 100 मिली 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम, गुड। कितने बार देते हैं? 2 बार। कैसा रहता है? डिपेंडिंग ऑन बीपी। डिपेंडिंग ऑन बीपी, ओके, ठीक है, गुड, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो डायस्टोलिक जो है, हम लोगों को ये कोशिश करना है कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से 100 के बीच में आपको मेंटेन करना है, ठीक है? और इन केस ऑफ सिवियर प्री-एक्लैम्सिया आप लोग पहले से टैबलेट निफेडिपिन या फिर इंजेक्शन लैबेटोलॉल भी दे सकते हैं इनिशियल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट आप लोगों को कहाँ पे देने की जरूरत पड़ेगा? तो ये एक बार मैं बता दूं कि मैग्नीशियम सल्फेट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है, ये क्या है? ये एंटी कन्वर्सिव ड्रग है, ठीक है? जब कन्वर्जन आते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ठीक है? तो ये एक तो कौन सा कंडीशन है? एक्लैम्सिया। एक्लैम्सिया का कंडीशन मैंने क्या बताया था, कोई रिपीट कर देगा प्लीज? एक्लैम्सिया का कंडीशन मैंने क्या बताया था? कब बोलेंगे कि एक्लैम्सिया का केस है? ओके, मैं एक दूसरा हॉस्पिटल पूछती हूँ। रेवती पाटिल, आप मुझे बता देंगे कि एक्लैम्सिया आप कब बोलेंगे कि ये एक्लैम्सिया का केस है? क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, क्या है? ओके, डॉक्टर रेशमा निवागिरे, आपने फिर से हैंड रेज किया है, अब बता दीजिए। डॉक्टर रेशमा निवागिरे, BP is more than 160 100 110. BP more than Confusion, headache. 160 by 100 110. ओके, और कुछ है? मैं एक्लैम्सिया के बारे में पूछ रही हूँ ना। वो लोग बात नहीं कर रहे, आप लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होता है फिर।
कोई मुझे बता देंगे कि एक्लैम्शिया का कंडीशन क्या क्या है? सना आप किसी को डॉक्टर दरक्षण आप अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए। सना वो लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, आपको उनको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर कोई हैंड रेज करते हैं। ओके, हाँ डॉक्टर दरक्षण आप बता दीजिए, आप अनम्यूट हैं। BP more than 160, 110, having convulsions. ओके मैम, इस केस में जो एक्लैम्शिया का केस है, इसमें जो ब्लड प्रेशर रहता है वो मोर देन 140/90 है और मदर को कन्वर्जन्स आ रहे हैं और यूरिन प्रोटीन जो है वो कोई भी ट्रेसेस प्रेजेंट है, कोई सा भी, तो वो एक्लैम्शिया का केस है। ब्लड प्रेशर हाई है, 140/90 से ऊपर है, तो उसको और साथ में कन्वर्जन्स आ रहे हैं, दैट इज एक्लैम्शिया मैम। आपने जो, हाँ, और मुझे कोई बता देंगे कि सीवियर प्री एक्लैम्शिया का कंडीशन आप लोग क्या क्या बोलेंगे? सीवियर प्री एक्लैम्शिया, सीवियर प्री एक्लैम्शिया, श्री अंबा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आप बता सकते हैं? श्री अंबा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मुझे चैट, डॉक्टर रेशमा निवागिरे आपने हैंड रेज किया है, बता दीजिए। ओके, विजय कासा आपने अच्छा रिप्लाई दिया है चैट में, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। विजय कासा, आपने चैट में अच्छा रिप्लाई किया है। BP is more than 160/110. Oliguria. Blurring of vision, headache. और Oliguria, epigastric pain. वेरी गुड। ये आपने मुझे बताया कि डेंजर साइंस है। ब्लड प्रेशर कितना रहेगा? More than 160/110. मोर देन 160/110, गुड। और प्रोटीनूरिया ट्रेसेस कितना रहेगा? 3+, 4+. ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी। आपने जो ब्लड प्रेशर बताया है 160/110 वो बराबर बताया है, मोर देन 160/110, और जो प्रोटीनूरिया ट्रेसेस है वो कितना है? +3 +4 है। ये एक कंडीशन, ठीक है, इसमें डेंजर साइन नहीं है, ये एक कंडीशन है। डेंजर साइन किसमें आएगा? जिसमें ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 से ज्यादा है पर 160/110 से कम है और प्रोटीनूरिया का ट्रेसेस +1 +2 है, साथ में कोई ना कोई डेंजर साइन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है क्या? तो सीवियर प्री एक्लैम्शिया का दो कंडीशन है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, सीवियर प्री एक्लैम्शिया का ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110, प्रोटीनूरिया 3+, 4+, और दूसरा क्या है? प्री एक्लैम्शिया का केस है ना, साथ में कुछ ना कोई डेंजर साइंस प्रेजेंट है। आपको समझ में आ रहा है? Okay, ma'am. ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये जो केस है एक्लैम्शिया का और सीवियर प्री एक्लैम्शिया का, इस केस में आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो प्लीज अभी बात नहीं कर रहे तो अनम्यूट कर दीजिए ना, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, ओके, थैंक यू। तो सीवियर प्री एक्लैम्शिया का केस क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर भी हाई है, प्रोटीनूरिया का ट्रेसेस भी हाई है, डेंजर साइंस भी प्रेजेंट है ना। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप कि उनको कन्वर्जन्स कभी भी आ सकते हैं। वो कन्वर्जन्स ना आए, है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? मैग्नीशियम सल्फेट पहले से ही दे रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है? एक्लैम्शिया। एक्लैम्शिया का कंडीशन क्या है? जिसमें कन्वर्जन्स महिला को आ गए हैं, तो कन्वर्जन्स आने के बाद में आप क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का डोसेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे कोई बता देगा कि मैग्नीशियम सल्फेट का डोसेज कितना देते हैं, कैसे देते हैं, कितना होता है मैग्नीशियम सल्फेट का डोसेज? किसी हॉस्पिटल को बता सकते हैं मुझे, जिन्होंने बात नहीं किया है? अमित दोंगारे, आप बता सकते हैं? अमित दोंगारे, मैग्नीशियम सल्फेट का डोसेज कितना होता है, आप लोग मुझे बता सकते हैं? 4 ग्राम IV 4 ग्राम्स IV, गुड। बाकी 150 टोटल कितना है? आप मुझे ना टुकड़ों में अभी मत बताइए, आप मुझे टोटल बताइए, टोटल डोसेज कितना होता है? 2 ग्राम। टोटल डोज मुझे बता सकता है क्या? मैग्नीशियम सल्फेट का टोटल लोडिंग डोज कितना होता है?
each 1 gram येते. 2 ग्रॅम द्यायला पाहिजे ना. ओके, आप विजय कासा आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं क्या? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लोडिंग डोज 14 ग्राम्स होता है। विजय कासा आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं? 14 ग्राम लोडिंग देते हैं, हाँ। 4 ग्राम आईवी और 5 ग्राम इन ईच बटक्स। ओके, 5 ग्राम्स इन ईच बटक्स, वेरी गुड। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि आईएम कैसे देते, मतलब 5 ग्राम्स कैसे देते हैं आईएम, और आईवी कैसे देते हैं? आईवी डाइल्यूटेड देते हैं 10 ग्राम आईवी। हाँ, वो मुझे बता दीजिए कि कैसे देते हैं। आईवी डाइल्यूट करके देते हैं, बट प्रोसेस क्या है देने का? 10 to 20 ml NS. 10 ग्राम डाइल्यूट, 10 ग्राम मेरे 4 ग्राम जो देते हैं वो 10 ml में डाइल्यूट करके एक सिरिंज से स्लोली आईवी 15 मिनट्स। मालूम है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग देखते हैं उसका डोसेज कितना है। 10 to 20 ml NS. 14 ग्राम आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। तो हम देखते हैं कि जो 14 ग्राम्स है वो हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है? तो लोडिंग डोज यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट आप सभी के लेबर रूम में है, सबके लेबर रूम में है मैग्नीशियम सल्फेट? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, ऐसे वैसे करके। है? ओके, वेरी गुड, मैग्नीशियम सल्फेट है। कभी आप लोगों ने एम्प्यूल उठा करके देखा है कि इस पे कितना लिखा हुआ है? एक एम्प्यूल पे कितना लिखा हुआ है, कभी किसी ने देखा है? कितना लिखा रहता है? अनम्यूट करके बता दीजिए, अनम्यूट करके बता दीजिए, एक एम्प्यूल पे कितना लिखा रहता है? डॉक्टर रेशमा आप बता दीजिए, आपने हैंड रेज किया है। एक एम्प्यूल के ऊपर में 14 ग्राम तो आपने बताया कि लोडिंग डोज है, पर एम्प्यूल पे कितना लिखा रहता है? फाइव 500 mg। आप फिर से बता दीजिए, आप फिर से बता दीजिए, आपका आवाज नहीं आया था। 2 ml का एम्पूल। सांगा की तरी सांगा। 2 ml का एम्पूल रहता है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो 2 ml का एम्प्यूल रहता है ना? हमने किसमें बताया है लोडिंग डोज की? हमने कितना बताया है? 14 ग्राम बताया है, राइट? 14 ग्राम हम लोगों ने बताया कि लोडिंग डोज होता है, लेकिन एम्प्यूल पे कितना लिखा हुआ है? 2 ml। अब मुझे कोई बताएगा कि कितना एम्प्यूल आप लोगों को जरूरत रहता है? अगर आप लोग 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं तो 5 ग्राम के लिए आपको कितना एम्प्यूल का जरूरत है? ओके, ठीक है, जाने दीजिए। मैं आपको बता दूं कि 14 जो मैंने बताया है ये ग्राम्स है, ये mg नहीं है, ये ml नहीं है, ठीक है? ये ग्राम्स में है, 14 ग्राम्स। अब हम इसको देखेंगे। Somebody from Amit Dongre is trying to convey to you. Actually, please now go ahead. ओके ओके, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 14 ग्राम है इसको हम ml में, यानी कि हमें कितना एम्प्यूल का जरूरत होगा लोडिंग डोज देने के लिए, ठीक है? तो 1 ग्राम में 2 ml होता है, ठीक है? 1 ग्राम में 2 ml होता है, यानी कि ये जो 1 एम्प्यूल है ये कितना ग्राम का है? ये 1 एम्प्यूल कितना? 1 ग्राम 2 ml। नहीं, सुनिए, 1 ग्राम में 2 ml होता है, ठीक है? ये 1 एम्प्यूल कितना ml का है? बताया था ना कि 2 ml है, लिखा रहता है। तो यानी कि अगर 2 ml का 1 एम्प्यूल है तो ग्राम में कितना हुआ? 1 ग्राम। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या आपको? 1 ग्राम आ रहा है। हाँ, 1 ग्राम में 2 ml होता है। 1 एम्प्यूल पे 2 ml लिखा है, तो 1 ग्राम कितना हुआ? 1 ml हुआ। 1 एम्प्यूल कितना हुआ? 2 ml हुआ। 1 एम्प्यूल 1 ग्राम हुआ, 1 एम्प्यूल 2 ml हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो ग्राम में 1 एम्प्यूल 1 ग्राम का है, और ml में 1 एम्प्यूल 2 ml का है। समझ में आ रहा है? तो ये अगर 1 एम्प्यूल है तो ये कितना, ये अगर 1 एम्प्यूल है तो कितना ग्राम हुआ? अनम्यूट करके बता दीजिए, ये 1 एम्प्यूल कितना ग्राम हुआ? तुम्ही दोघं काय करायला? मला खरंच कळलं। 1 ग्राम। डॉक्टर रेशमा, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, 1 मिनट। Somebody has logged in the name of admin. जो admin करके हैं वो काफी सारे आंसर्स चैट ऑप्शन में लिख रहे हैं,
बट वो आंसर्स मेरे को रिसीव हो रहे हैं. प्लीज रिप्लाई टू ऑल, नॉट टू मी. डॉक्टर रेशमा, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ. डॉक्टर रेशमा, आई एम नॉट एबल टू. ओके तनुश्री, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन अनम्यूट. हाँ डॉक्टर रेशमा. हाँ तो अभी मुझे बता दीजिए कि एक एम्प्यूल कितना ग्राम का है? 1 ग्राम का. 1 ग्राम. 1 ग्राम. एम्प्यूल 1 ग्राम. 2 ग्राम. 2 एम्प्यूल कितने ग्राम का हुआ? 2 ग्राम. 2 ग्राम. 2 ग्राम. 3 एम्प्यूल 3 ग्राम. वेरी गुड. 4 एम्प्यूल 4 ग्राम. 4 ग्राम. वेरी गुड. अभी मुझे 4 बताइए ग्राम. 5 एम्प्यूल कितना हुआ? 5 ग्राम. 5 ग्राम. 5 ग्राम. 5 ग्राम. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अभी यही चीज हम लोग फिर से रिपीट करेंगे ml में. ठीक है, तो ये एक एम्प्यूल कितना ml हुआ? 2 ml. 2 ml. वेरी गुड. 2 एम्प्यूल कितना ml हुआ? 4 ml. 4 एम्प्यूल 4 ml. वेरी गुड. 3 एम्प्यूल कितना ml हुआ? 6 ml. 6 ml. गुड. 4 एम्प्यूल कितना ml हुआ? 8 ml. 8 ml. वेरी गुड. और ये 10 एम्प्यूल कितना, सॉरी 5 एम्प्यूल कितना हुआ? 10 समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है क्या? तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 14 ग्राम है, आप लोग प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. ठीक है, ओके. तो हम अभी देखते हैं कि ये जो 14 ग्राम है ये हम लोग कैसे देंगे. तो सबसे पहले तो आपने बोला था कि हम 4 ग्राम क्या देंगे? आईवी देंगे. ठीक है, 14 में से 4 गया तो कितना बच गया? नमस्ते मीना, कैसे हैं? क्या? सॉरी प्लीज रिपीट ना. किसी ने कुछ बोला? कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं सना कंटिन्यू, कोई गलती से बोला. ओके 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 ठीक है. हाँ तो 14 ग्राम में से 4 ग्राम हम ना आईवी दे रहे हैं. ठीक है, तो 14 ग्राम में से 4 चला गया तो कितना बच गया? 10 ग्राम बच गया है ना. 10 ग्राम हमको कैसे देना है? आईएम देना है. ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है. ये 5 ग्राम मतलब कितना एम्प्यूल हो गया? ऐसे हाथ से दिखा दीजिए. 5 ग्राम मतलब कितना एम्प्यूल हो गया? 5 ग्राम है ना. ये जो 5 ग्राम है मेरे पास वो नहीं है. ओके, ये जो 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है इसको आपको 1 ml लिग्नोकेन के साथ में 10 ml सिरिंज में डाइल्यूट करके 10 ml का सिरिंज में आपको डाइल्यूट करके डीप आईएम देना है. ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि 1 ml लिग्नोकेन के साथ ही देना है क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का जो डोसेज होता है वो काफी पेनफुल होता है. ठीक है, तो बिना लिग्नोकेन के आपको नहीं देना है. तो ये 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट यानी आपको 5 एम्प्यूल चाहिए. आपको 1 ml लिग्नोकेन के साथ में 10 ml सिरिंज में आपको लोड करके डीप आईएम एक बटक में दे देना है. ठीक है, अगेन जो दूसरा 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है उसको भी आपको 1 ml लिग्नोकेन के साथ में 10 ml सिरिंज में डाइल्यूट करके डीप आईएम दूसरे पटक पे दे देना है. ठीक है, और जो बच गया 4 ग्राम. ठीक है, अभी 4 ग्राम बच गया ना, तो अभी 4 ग्राम मतलब आपको कितना एम्प्यूल चाहिए? आपको 4 एम्प्यूल की जरूरत है ना. 4 एम्प्यूल की जरूरत है. अगर इसको ml में देखें तो कितना होगा? 2 4 6 8 है ना. 8 ml हो गया. 8 ml आपको किस में डालना है? 20 ml के सिरिंज में आपको 8 ml लोड करना है और उसके बाद में जो बाकी 20 ml में अगर आपने 8 ml मैग्नीशियम सल्फेट डाला है, लोड किया है, तो कितना बच गया? 12 ml. 12 ml इसमें बच गया है ना. 12 ml आपको डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट करके स्लो आईवी 15 से 20 मिनट में आपको स्लो आईवी देना है, लेकिन डॉक्टर्स के सुपरविजन में. आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं रिपीट करूं तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे बता दीजिए. मैं आईवी वाला एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. तो आईवी कैसे देना है? 4 ग्राम आईवी है. 4 ग्राम आईवी मतलब कितना हो गया? आपको 4 एम्प्यूल की जरूरत है. 4 एम्प्यूल यानी कि 8 ml हुआ. ठीक है, 8 ml हुआ. वो 8 ml आप 20 ml सिरिंज में
लोड करेंगे। अभी 20 ml सिरिंज में अगर आपने 8 ml मैग्नीशियम सल्फेट लोड किया है तो कितना बच गया है? 12 ml। 12 ml आप लोगों को डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट करना है और उसके बाद में स्लो आईवी 15 से 20 मिनट में आपको डॉक्टर के सुपरविजन में दे देना है। क्लियर है क्या? क्लियर है तो ऐसे ही थम्स अप कर दीजिए, अगर नहीं है आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो आप मुझे दिखा दीजिए। क्लियर है सभी लोगों को? एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। ओके ओके गुड, ठीक है, वेरी गुड। ओके मैं बाद में पूछूंगी ना, आप नहीं बताएंगे तो फिर देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। तो ये 14 ग्राम का जो लोडिंग डोज था ये आप लोग तब दे रहे हैं जब आप आपके हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा कंडीशन आ सकता है जब आप लोगों को मदर को रेफर करने की जरूरत पड़े, मदर को रेफर करने की जरूरत पड़े। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये 10 ग्राम यानी कि जो मैंने 10 ग्राम मैंने आईएम बताया था, 5 ग्राम 1 ml लिग्नोकेन के साथ एक बटक में, 5 ग्राम 1 ml लिग्नोकेन के साथ में एक बटक में देना है। 10 ग्राम आपको डीप आईएम दे करके महिला को रेफर कर देना है। 2 घंटे के अंदर में महिला जो हायर सेंटर जो रेफरल हॉस्पिटल है वहां पे 2 घंटे के अंदर में पहुंच जानी है। आपको ऐसे ही रेफर नहीं करना है। 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डीप आईएम दोनों बटक में आपको 1 ml लिग्नोकेन के साथ में दे करके आपको फिर रेफर करना है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैनेज कर रहे हैं तो कंप्लीट 14 ग्राम लोडिंग डोज देना है। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? डाउट नहीं है तो प्लीज थम्स अप दिखा दीजिए आप लोग। ओके वेरी गुड। किसी को डाउट होने से आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपने क्या दिया? 14 ग्राम पहले मैग्नीशियम सल्फेट का दे दिया है, ठीक है? लेकिन ये 14 ग्राम देने के बाद भी तो फिर से कन्वर्जन आ सकता है मदर को, है ना? कभी भी कन्वर्जन आ सकता है, तो वो दोबारा से कन्वर्जन ना आए इसके लिए हम लोग क्या शुरू करते हैं? मेंटेनेंस डोज। समझ में आ रहा है क्या? फिर हम लोग मेंटेनेंस डोज शुरू करेंगे। पॉलिस इंसर्शन, राइजिंग मेडिकल हॉस्पिटल आपने कुछ पॉलिस इंसर्शन मेंशन किया है? ओके उस पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो मेंटेनेंस डोज शुरू करेंगे ताकि नेक्स्ट कन्वर्जन ना आ सके, ठीक है? तो आपने लोडिंग डोज जब दे दिया, लोडिंग डोज देने के बाद में मान लीजिए अच्छा मैं पहले बता दूं कि मेंटेनेंस डोज देते कैसे हैं। मेंटेनेंस डोज आपको कैसे देना है? अगेन 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है? 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि 5 एम्पूल आपको 1 ml लिग्नोकेन के साथ में 10 ml सिरिंज में लोड करके डीप आईएम एक बटक में देना है, सिर्फ एक बटक में, सिर्फ 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है? उसके बाद ठीक है 4 घंटे के बाद में फिर से 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आपको 1 ml लिग्नोकेन के साथ में डीप आईएम दूसरे बटक पे देना है, सेम बटक पे नहीं देना है, ठीक है? फिर से 4 घंटे के बाद में 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ में अल्टरनेट बटक पे देना है। फिर से 4 घंटे के बाद 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ आपको डीप आईएम अल्टरनेट बटक पे देना है। इस तरह से आपको एक एक बटक में 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ में अल्टरनेट बटक में देना है। कितना घंटा में? 4 घंटा में। समझ में आया क्या? लेकिन ये मेंटेनेंस डोज आपको कब तक देना है? ये आपको 24 घंटे तक देना है, 24 आवर्स तक आपको ये मेंटेनेंस डोज देना रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि महिला ने 10 बजे आई, ठीक है? महिला 10 बजे आई है, ठीक है? महिला को सीवियर प्री-एक्लैम्सिया था, ठीक है? महिला का ब्लड प्रेशर सब कुछ बहुत बड़ा हुआ था, ठीक है? तो आपने क्या किया? महिला को लोडिंग डोज दे दिया 14 ग्राम, ठीक है? 10 बजे। 10 बजे के बाद में महिला ने क्या किया? आपको 4 घंटे के बाद में मेंटेनेंस डोज शुरू करना था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि महिला को डिलीवरी हो गई। तो जो कुछ भी लास्ट में होता है, चाहे डिलीवरी लास्ट में होती है, चाहे कन्वर्शन लास्ट में होता है, उसके बाद से आपको मेंटेनेंस डोज शुरू करना रहता है। डिलीवरी हो गई, ठीक है? तो डिलीवरी के बाद आपने क्या किया? मेंटेनेंस डोज शुरू कर दिया, ठीक है? मेंटेनेंस डोज आपने शुरू किया, ठीक है? या फिर इसको हम रिवर्स कर देते हैं। मान लीजिए कि कन्वर्शन आया मदर को, 10 बजे कन्वर्शन आया, 10 बजे आपने कन्वर्शन आने के बाद 14 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया, ठीक है? उसके बाद में 12 बजे उसके बाद क्या किया? 4 घंटे के बाद में आपने महिला को मेंटेनेंस डोज फर्स्ट डोज दे दिया। तो यानी कि 11, 12, 1, 2 बजे आपने मेंटेनेंस डोज शुरू किया, आपने दे दिया, ठीक है? तो
अभी तक क्या होना था कि लास्ट में कन्वर्जन आया था, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। तो इसीलिए अगर अभी आपने 2 बजे आपने मेंटेनेंस डोज शुरू किया है तो अगले दिन 2 बजे तक आपको मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू करना था। लेकिन हुआ ये कि 4 बजे महिला ने डिलीवरी दे दी, ठीक है। अभी महिला ने की डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी होने के मान लीजिए कि 1 घंटे के बाद में आपको ठीक है, तो 2 बजे आपने दिया था, तो नेक्स्ट डोसेज आपको मेंटेनेंस डोज का देना था 3, 4, 5, 6 बजे देना था। लेकिन क्या हुआ कि 4 बजे महिला ने डिलीवरी दे दी, है ना। तो 4 बजे के बाद आप लोग फिर से मेंटेनेंस डोज फ्रेश शुरू करेंगे। यानी 4 बजे डिलीवरी होने के बाद मान लीजिए कि 4:30 बजे आपने मेंटेनेंस डोज दिया है, तो अगले दिन 4:30 बजे तक आपको देना है, 24 आवर्स तक देना है। समझ में आया? तो लास्ट में जो कुछ भी हुआ है, चाहे कन्वर्जन्स आए हैं, चाहे डिलीवरी हुई है, उसके बाद से आपको मेंटेनेंस डोज शुरू करना है। 24 आवर्स तक आपको मेंटेनेंस डोज देना रहेगा। लेकिन क्या होता है कि मेंटेनेंस डोज आपको देना था, लेकिन क्या हुआ कि बीच मेंटेनेंस डोज आप लोग दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में मदर को फिर से कन्वर्जन्स आ गए, फिर से मदर को झटका आ गया, आखिरी आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम बोलते हैं एक एडिशनल डोज, ठीक है। मेंटेनेंस डोज देते वक्त भी मदर को अगर फिर से एक बार कन्वर्जन्स आया है, तो ऐसे केस में आप लोग ये एडिशनल डोज दे सकते हैं। इसको कैसे देते हैं? अगेन 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि 2 एम्पूल। अभी ये ml में कितना हुआ? 2 और 2 4 ml, ठीक है। ये 4 ml मैग्नीशियम सल्फेट आपको 10 ml सिरिंज में आपको लोड करना है, ठीक है। 10 ml सिरिंज में आपने 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लोड किया, तो कितना बच गया? 6 ml बच गया। ये 6 ml आपको डिस्टिल्ड वाटर से फिल करना है, डाइल्यूट करके आपको स्लो आईवी आपको दे देना है 10 मिनट में, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। ध्यान रहे कि ये एडिशनल डोज आप लोग सिर्फ एक बार दे सकते हैं। अगर दोबारा रिपीटेड केस ऑफ कन्वर्जन्स है तो आप ये एडिशनल डोज नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक बार ही देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है मुझे लग रहा है। समझ में आया है क्या? नहीं आया है तो कहाँ से नहीं आया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको मेंटेनेंस डोज देना रहता है 24 घंटा तक, ठीक है। मेंटेनेंस डोज कैसे देना है? 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 ml लिग्नोकेन के साथ में एक बटक में DIM देना है, फिर 4 घंटे के बाद सेम मैग्नीशियम सल्फेट अल्टरनेट बटक में देना है। इस तरह से 24 घंटे तक देना है। लेकिन ये 24 घंटा आपको कब से कैलकुलेट करना है? जब लास्ट कन्वर्जन हुआ है या फिर लास्ट में डिलीवरी हुई है, जो भी लास्ट में हुआ है वहां से आपको 24 आवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन ये जब आप मेंटेनेंस डोज 4-4 घंटे में दे रहे थे, अगर इस बीच में मदर को फिर से कन्वर्जन आ गया है तो आप लोग ये एडिशनल डोज दे सकते हैं। एडिशनल डोज कैसे देना है? 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि 2 एम्पूल आपको चाहिए, वो ml में कितना हुआ? 4 ml हुआ। आपको 10 ml सिरिंज में 4 ml आपको लोड करना है, और 10 ml सिरिंज में 4 ml आपने मैग्नीशियम सल्फेट लोड किया तो कितना बच गया? 6 ml बच गया। 6 ml को आपको डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट करना है, और उसके बाद स्लो आईवी आपको 10 मिनट में डॉक्टर के सुपरविजन में दे देना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ एक बार दे सकते हैं, आपको ये दोबारा रिपीट नहीं करना है। अगर दोबारा से अगर कन्वर्जन आए हैं तो, ठीक है। ओके तो हर बार, है ना, हर बार ये जब मैग्नीशियम सल्फेट आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, जब भी आप मेंटेनेंस डोज मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले में आपको कुछ टॉक्सिसिटी साइन देखना रहता है, ठीक है। ये जो टॉक्सिसिटी साइन है, ये किसके वजह से है? मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। आपने मैग्नीशियम सल्फेट दिया, अभी मैग्नीशियम सल्फेट देने की वजह से क्या बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी साइन डेवलप? सना, आपका टाइम ऑलरेडी 40 मिनट हो गया। यस सर। ठीक है, तो जल्दी सर आई विल फिनिश इट सून सर। सो टॉक्सिसिटी साइन होता है, ठीक है। तो ये 3 टॉक्सिसिटी साइन है जो आपको देखना रहता है। पहला जो है टॉक्सिसिटी साइन हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूरिन आउटपुट, अगर ये तीनों टॉक्सिसिटी साइन आपको देखना रहेगा हर बार मैग्नीशियम सल्फेट देने से पहले। क्या क्या है? यूरिन आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन आउटपुट 25 से 30 ml से कम है तो वो टॉक्सिसिटी साइन है। अगर नी रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो वो टॉक्सिसिटी साइन है, और अगर रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम है तो वो टॉक्सिसिटी साइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम है तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट तुरंत दे देना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट
ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है वो 10 ml का एक एम्प्यूल रहता है। इसको आपको 10 ml की सिरिंज में लोड करके एकदम स्लो आईवी आपको देना है और डॉक्टर के सुपरविजन में देना है। ठीक है। अगर यूरिन आउटपुट कम है 25 से 30 से कम है तो यूजुअली क्या होता है ना, अगर कोई भी टॉक्सिसिटी साइन प्रेजेंट है तो आपको नेक्स्ट डोसेज जो मेंटेनेंस डोज मैग्नीशियम सल्फेट का देना है उसे रोक देना है, उसको नहीं देना है। ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का नेक्स्ट डोसेज नहीं देना है जब तक ये टॉक्सिसिटी साइन रिकवर नहीं हो जाता। ठीक है। अगर यूरिन आउटपुट 25-30 ml से कम है तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट डोसेज नहीं देना है मैग्नीशियम सल्फेट का, आपको आईवी स्टार्ट करना है, मदर का ब्लैडर कैथेटराइज करना है और इनपुट आउटपुट मेंटेन करना है। 60 to 70 ml पर लीटर के पर मिनट के हिसाब से आपको आईवी स्टार्ट कर देना है और मदर को देखना है कि कहीं कुछ एडिमा वगैरह तो नहीं हो गया। ठीक है। नी रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो आप लोगों को देखना है कि जब तक कि नी रिफ्लेक्स जब तक कि प्रेजेंट नहीं हो जाता तब तक आपको नेक्स्ट डोसेज मैग्नीशियम सल्फेट का नहीं देना है। रेस्पिरेटरी रेट अगर 16 से कम है तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है 10 ml स्लो आईवी। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बात बोलना चाहूंगी कि जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है, अगर यूरिन आउटपुट कम है तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देना है। अगर नी रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो भी आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देना है। अगर रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम है तो ही आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देना है और कैल्शियम ग्लूकोनेट एकदम स्लो देना है। ठीक है। ओके। अभी मैं यहाँ पर है ना एक वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो जो है ये नी रिफ्लेक्स पर है, जो मैंने अभी बताया था एक टॉक्सिसिटी है। ये नी रिफ्लेक्स आप देखिए ये लोग कैसे दिखा रहे हैं। So you're gonna have to feel your partner against it and then tap. While you're tapping your other fingers, and then after you've located, put your hammer, rest it against it, and then tap. While you're tapping, you would look at the movement of the leg. It should be forward or back. Make sure you know. तो जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, आपका ये जो घुटना है ना, ये जो घुटना है इसके बीच में यहाँ पे नीचे में ना एक छोटा सा गड्ढा जैसा रहता है। ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं पैटेला। आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, नी हैमर होना चाहिए। तो ये जो नी हैमर है यहाँ, इससे क्या करेंगे, वहां पे ना थोड़ा सा से मारेंगे। अगर मारेंगे ना तो फिर क्या होगा कि जो पैर है वो थोड़ा आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। अगर वो फॉरवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, नी रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब वो एब्सेंट है। एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है कि टॉक्सिसिटी साइन प्रेजेंट है, आपको नेक्स्ट डोसेज नहीं देना है। ठीक है। ओके। ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट। रनिंग आउट ऑफ टाइम सना। सर दिस इज द लास्ट पीपीटी सर, आई विल जस्ट फिनिश इट वेरी सून सर। अगर मदर को कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो ऐसे केस में आप लोगों को मदर का साइड रेल्स वगैरह खड़ा कर देना है, पिलो वगैरह देना है, मदर को लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना है, मदर का एयरवे क्लियर करना है, माउथ गैग लगाना है और सक्शन तब तक नहीं करना है जब तक कि रिक्वायर्ड ना हो। जब कन्वर्जन्स होके चला जाएगा तो उसके बाद में आपको सक्शन करना है, अगर रिक्वायर्ड है तो ऑक्सीजन कनेक्ट करना है 6 to 8 लीटर के हिसाब से, आईवी फ्लूइड्स वगैरह स्टार्ट करने हैं 60 to 70 ml पर के हिसाब से, कैथेटराइज करना है ब्लैडर मदर का और मॉनिटर करना है वाइटल साइंस। ओके। ओके। सो आज का जो सेशन था वो यहीं तक के लिए था एक्लैम्शिया का। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे। नेक्स्ट सेशन विल बी टेकन बाय नील। नील, ओवर टू यू नील। थैंक यू। थैंक यू सना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सना आप स्टॉप कर दो, मैंने शेयर कर लेने हैं। हाँ जी, हाँ जी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सेशन स्टार्ट होने से पहले जिन लोगों ने अपने नाम से लॉगिन नहीं कर रखा है, पार्टिसिपेंट्स में जाकर प्लीज अपने नाम से लॉगिन कर लें, मतलब रीनेम कर लीजिए बेसिकली। जैसे किसी का नाम एडमिन के नाम से आ रहा है, किसी का ऑनर 6X के नाम से आ रहा है, किसी का गैलेक्सी J8 के नाम से आ रहा है। तो पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम दिख रहा होगा, उस नाम को रीनेम करके अपना नाम और अपने हॉस्पिटल का नाम प्लीज ऐड कर लीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू तनु। तो अभी हम लोगों ने एक्लेम्शिया देखा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जिसमें सभी लोग का वीडियो ऑन है ना, सारे हॉस्पिटल्स अपना अपना वीडियो करा है ना ऑन? ओके। तो जैसे जिसको भी पता अपने अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरा सवाल है, मतलब
एक महिला है जिसका नाम XYZ है, ठीक है, वो आपके हॉस्पिटल में उनका डिलीवरी हुआ है, ठीक है ना, उन्होंने एक बेबी बर्थ किया और सुबह 8 AM को हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप ना उनको शिफ्ट किए हो वार्ड में। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आप लोग तो जाते हैं ना उनको चेक करने के लिए, है ना, तो जांचने जाते हैं माँ और बच्चे को, तो उसमें आप गए तो आपने देखा कि महिला जो है ना बहुत हैवी, महिला का हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप उसको क्या सोच रहे कि क्या हो रहा होगा, उनको आप क्या करेंगे? जल्दी से, मतलब 1 मिनट में बताना है, ठीक है। अवंती हॉस्पिटल, ओके, हाथ उठा रहे, चलिए हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, बताए। हाँ ठीक है, सही है कि PPH है, मगर क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे। पोस्ट ब्लीडिंग झाला तर तो क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे। तो एक आंसर आया कि PV एग्जामिनेशन तुरंत करेंगे। वेरी गुड। एनीथिंग, एनी अदर आंसर? रेशमा, unmute yourself please. Anybody? Dr. Reshma, you want to say something? हेलो। Yeah. हाँ सर, पर एब्डोमेन पाल्पेट करके यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं देखेंगे। वेरी गुड। सो चेक करेंगे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है तो नहीं। Anything else anybody will do? तो 2 आंसर अभी तक आया। एक है PV करेंगे, एक है पर एग्जामिनेशन में ये चेक करेंगे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है तो नहीं। और कोई? जानकी हॉस्पिटल कुछ बोलेंगे? स्प्राउटिंग सीड्स, ये बताइए। वाइटल साइन चेक, वेरी गुड। ये कौन बताया? एडमिन ने बताया। एडमिन कौन है? एडमिन आप म्यूट करके हेलो बोलो, हेलो बोलिए। वीर हॉस्पिटल, वेरी गुड। वाइटल साइन का मतलब क्या है? बीपी, पल्स। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? बीपी कम होता है और कॉल फॉर हेल्प, आगरा हॉस्पिटल से। वेरी गुड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को बहुत आंसर्स आ गया। IV फ्लूइड शुरू करना है, कोई बता रहे हैं। वेरी गुड। एक और आंसर नहीं आया अभी तक, किसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो कोई बताए IV फ्लूइड, कॉल फॉर हेल्प, कोई इंजेक्शन, कोई कह रहे कि PV करने के लिए, कोई कह रहे कि देने के लिए। है हम बताएंगे, ब्लीडिंग को असेस करेंगे। लोग ब्लीडिंग को असेस करेंगे, ये हैवी ब्लीडिंग है, लाइट ब्लीडिंग हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग, यस, असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या करना है। आप लोगों का ऑलरेडी आंसर्स है, मगर हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। नील, आप यस सर, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत अच्छा बताया। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया, जो आप लोगों ने बताया कि जो हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो हम क्या समझेंगे, है ना। तो आपने कहा कि ये PPH है, कहा ना। तो PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज है। हम डायग्नोस कर पा रहे हैं कि चलो हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो PPH है। यानी हम PPH को हम देखते हैं ना कि हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब अगर 500 ml से ज्यादा खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम कह सकते हैं। या फिर आपने कहा अभी वाइटल्स हम चेक कर रहे हैं ना, वाइटल्स चेक कर रहे हैं, BP फॉल हो रहा है, पल्स रेट एकदम हाई हो रहा है, फील हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है, सिम्टम्स आप देख रहे हो ये सारा। उसके बाद जो महिला को आप पैड लगाए हो, है ना, पैड लगा हुआ रहता है, वो आप देखोगे विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही वो पैड क्या होता है, पूरी तरह से गीला हो जाता है ड्यू टू ब्लीडिंग, है ना। तो हम कह सकते हैं कि महिला को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
पीपीएच हो रहा है ना? सब लोग सिर भी ऐसे हिलाए तो लगेगा कि हाँ सब सुन रहे हैं। ठीक है, हाँ में ऐसे हिला सकते हैं या थम्स अप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ किया वाइटल्स के बारे में। ठीक है, तो कोई बता सकते हैं वाइटल्स में? किसी ने बताया था अभी कि हम टेम्परेचर लेते हैं, पल्स देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, बीपी देखते हैं, कहा था ना? तो हम क्यों देखते हैं? वीर हॉस्पिटल, श्री अंबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आप बता सकते हैं हम वाइटल्स क्यों चेक कर रहे हैं मैम? मैम एक मिनट, हम आपको अनम्यूट कर देते हैं। आप हाँ हाँ जी, एक मिनट, आप म्यूट हो गए फिर से। हाँ जी, अब बताएं, आप म्यूट है, आप म्यूट नहीं है। पेशेंट को चेक करने, कंडीशन चेक करने के लिए बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन सब चेक करना पड़ता है ना, ब्लीडिंग चेक करना पड़ता है। अगर ज्यादा ब्लीड हो रहा है तो मैडम को इन्फॉर्म करते हैं, मैडम तुरंत आ जाती है। हाँ जी, अगर ज्यादा हुआ ब्लीडिंग तो फिर ओटी में शिफ्ट करते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि हम वाइटल्स चेक करते हैं ना, तो सिम्टम्स, शॉक हम देखते हैं, शॉक देखते हैं। तो शॉक में, शॉक का सिम्टम क्या है? तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा है टेकीकार्डिया, है ना? इसमें क्या होता है कि पल्स रेट जो है ना हाई हो जाता है, एकदम तेज धक 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 चलते रहता है। ठीक है, और जब आप उसको फील करोगे ना, पल्स आप फील करिएगा, तो वो मतलब कभी कभी नहीं होगा, इस तरह से आपको मिलेगा। इसके अलावा हमने पल्स देखा, ठीक है, टेम्परेचर फिर आप देखोगे उसके बाद हम वाइटल्स चेक करें तो हमने पल्स देख लिया। रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन इसका फास्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग टेकिपनिया कह रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कर्सर हिल रहा है, कर्सर दिखा आप लोगों को? हाँ, मुंडी ऐसे किया किसी ने, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन रेट क्या हो रहा है उनका? हाई हो जा रहा है। फिर बीपी क्या होता है? गिर जाता है। अभी अभी हम लोगों ने सना ने अभी आप लोगों को बताया था ना कि बीपी हाई होने के बारे में, है ना? तो अब यहाँ पे शॉक में जा रही है तो क्या हो रहा है कि उनका बीपी, ठीक है। फिर जो शरीर है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? एकदम डाउन हो जा रहा है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जा रहा है। आप उसका स्किन टच करिएगा, ठंडा फील होगा, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्शियसली सब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, हमें पता है मैं क्या बोल रही हूँ, आपको पता है हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं ना। तो उनके साथ वैसा नहीं हो पाएगा। वो कॉन्शियसनेस जो होती है उनकी, वो सेमी कॉन्शियस हो जाएंगे या अनकॉन्शियस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे करिए, ठीक है। तो अंगूठा दिखाएंगे, ठीक है, या फिर सिर ऐसे कर सकते हैं। ओके, हमने पीपीएच आइडेंटिफाई कर लिया, उस XYZ महिला को पीपीएच हो रहा है। हमने शॉक भी देख लिया कि भाई अगर हम जो भी वाइटल ले रहे हैं तो उसमें कम बेसी हो रहा है तो शॉक में जा रही है या नहीं, ठीक है। तो इतना कुछ देखने के बाद हम कुछ तो करेंगे ना, इनिशियल मैनेजमेंट ऑब्वियसली करेंगे ना, करेंगे या नहीं? करेंगे, बहुत अच्छा, सब अपना सिर ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इनिशियल मैनेजमेंट में? सब लोग बताएं, हम लोग एक साथ ऐसे बात करते हुए करें। जानकी हॉस्पिटल बताएंगे हम लोग क्या करेंगे मैनेजमेंट में। डॉक्टर रेशमा हैंड रेज की, यस मैम। ब्लड अरेंज करना है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, जानकी हॉस्पिटल कुछ बोल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर क्लॉट्स होंगे तो क्लॉट्स रिमूव करने हैं, ठीक है। और मतलब ब्लीडिंग रोकनी है, जैसे कि इंजेक्शन पॉज दे सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इनिशियल मैनेजमेंट को हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि इज द पेशेंट वाइटल्स है, तो वाइटल्स का पहले हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इफ द वाइटल्स आर ओके देन वी विल go to the next management. If the vitals are not okay, then we go to the next slide. Yes, sir. So, one minute. Let's go one by one. Okay. तो एक है कि we'll be shouting for help. Now the second one is
we'll evaluate vital signs as we mentioned. Next. So now it depends. If the vital signs, what we look at is three things: ABC, airway, breathing, and circulation. So if the person is breathing, the person is not breathing, मतलब severe shock में चले गया, then we will be doing things for that. But if there is say mild pulse and mild BP, we'll immediately establish 2 IV line. So that will be our first thing to do. And जब हम लोग IV line कर रहे हैं, तो उसी समय हम लोग ब्लड को भी हम लोग टेस्ट के लिए निकाल सकते हैं. क्या क्या टेस्ट हम लोग कर सकते हैं? Groups and HB, CBC. CBC, blood grouping, PTINR. ठीक है, but most important is blood grouping and cross matching के लिए हम लोग लेना है. और उसी समय हम ब्लैडर को भी कैथेटराइज कर सकते हैं, just to know whether how much she's going into shock, because later on we will need to establish that. And one more thing, why do we catheterize the bladder? What I said is not the most important reason. और एक reason है, bladder हम लोग क्यों catheterize करते हैं? एक है यूरिन आउटपुट जो हम बताया, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण नहीं है. Infection. ज्यादातर समय the uterus cannot contract because of a full bladder, and lot of times just by reducing the bladder the uterus contracts. What we have seen is काफी hospitals में, because the patient is always sleeping and for 4 to 8 hours he is in labor, और काफी fluids भी चलते हैं, oxytocin drip और ये drip और वो drip, तो usually there's always a full bladder. And therefore sometimes this full bladder it stops the uterus from contracting sometimes. तो इसी के लिए you have to catheterize the bladder. So दो चीज करेंगे. क्या दो चीज है? एक है IV लाइन शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे 2 IV लाइन, और एक है catheterized bladder. और कभी कभी ये दोनों काफी है. catheterized bladder के बाद ही आपका समस्या कभी कभी खत्म हो जाता है. नेक्स्ट, आप IV फ्लूइड इन्फ्यूज करेंगे. नेक्स्ट, इसके पहले एक चीज है जिसमें नहीं लिखा है. क्या है? एक यूट्राइन मसाज करते रहना है. यूट्राइन मसाज क्यों करना है? टोन के लिए. यूट्राइन टोन में आना चाहिए ना. Yeah, Neil, you can take from here. There is some reply in chat box. Yeah, nasal oxygen may be needed if the breathing is shallow. Yes, Neil, you can take up from here, please. Okay, thank you, sir. तो हमने फिर हम AMTSL जब करते हैं, रूल आउट करते हैं बेबी को, है ना, सेकंड बेबी डिलीवर के बाद देखते हैं सेकंड बेबी है या नहीं, तो उस समय हम क्या देते हैं? रूल आउट करने के बाद कौन सा इंजेक्शन देते हैं? हाँ बोलिए, हाथ उठा रहे. एक सेकेंड. श्री अंबिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. कहे मैम. ऑक्सीटोसिन. बहुत अच्छा, थैंक यू. तो हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट IM. ठीक है, तो अगर हमने नहीं दिया है ना उस समय, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देना है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑक्सीटोसिन. जो हमने इंट्राकैथ लगाया ना, IV सेट कनेक्ट किया है, तो उसमें हम RL 1000 ml में हमने क्या करना है, 20 इंटरनेशनल यूनिट हमने ऑक्सीटोसिन डालने हैं, जिसका की ड्रॉप रहेगा 40 से 60, यानी 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट. ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन लगाना है जो कि 6 से 8 6 to 8 लीटर पर मिनट रहेगा. और आपको वाइटल साइंस उसके हर 15 मिनट में हमने चेक करना है. ब्लड लॉस कितना हुआ ये चेक करना है. ठीक है, और साथ ही इनका जो इनटेक जा रहा है, फ्लूइड इनटेक और आउटपुट, इसको क्या करना है, हमको मॉनिटर करना है.
मॉनिटर करके हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉनिटर करने के बाद हम उसको क्या बस यहाँ रखते हैं दिमाग में, क्या करते हैं फिर कैलकुलेट करेंगे ना, लिखते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट करना है उसको, ठीक है। तो हमने अभी हमने या इनिशियल मैनेजमेंट तक सीखा, ठीक है। तो इनिशियल मैनेजमेंट में हमारी जो महिला है कम से कम थोड़ा स्थिर हो गई है ना, थोड़ा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो पीपीएच हो रहा है उन्हें, ये किस कारण से हो रहा है। ऑब्वियसली ना, कुछ होता है तो उसका कुछ कारण तो होता है, तो क्या कारण है पीपीएच का, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है प्राइमरी या इंटरमीडिएट पीपीएच और दूसरा होता है सेकेंडरी या डिलेड। सेकेंडरी या डिलेड जो होता है ये हमारा पोस्टमार्टम में 24 घंटे, मतलब 24 घंटे से लेके 42 दिन तक और 6 हफ्ते तक होता है, ठीक है। इसमें इन्फेक्शन यूट्रस में हो सकता है, इस वजह से वो हो रहा है, या रिटेन प्लासेंटा फ्रेगमेंट्स के कारण हो सकता है, ठीक है। अभी जो हमारा केस था, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, वो क्या था, जो XYZ महिला थी उसको हम वार्ड में शिफ्ट किए, फिर हम गए मॉनिटर करने के लिए, है ना। तब हम देख रहे हैवी ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो वो हमारा किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा, क्योंकि प्राइमरी या इमीडिएट पीपीएच क्या होता है, डिलीवरी से हम लोग 24 घंटे तक को हम लोग उस समय अगर ऐसा हैवी ब्लीडिंग हुआ तो वो हमारा प्राइमरी या इमीडिएट पीपीएच में आता है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ओके। चले, तो हमने आइडेंटिफाई तो कर दिया कि ये प्राइमरी या इंटरमीडिएट पीपीएच है, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, तो इसके 4 कारण हैं। तो ये चारों जो कारण है ना वो शुरू होते हैं टी से। आप सबको मेरा ये उंगली का जेस्चर दिख रहा है, टी लिखा हुआ, टी है ना, तो ये 4 टी से होते हैं। तो पहला जो टी होता है वो कहलाता है टोन, जिसमें हम देखते हैं यूट्रस का टोनिसिटी, है ना, टोन उसका देखते हैं, और इसको हम लोग कहेंगे एटोनिक पीपीएच। ये ज्यादातर होता है 80 से लेके 90% होता है, ये 80 to 90% ये महिलाओं में मिलता है, ठीक है। सेकेंड टी आता है, वो होता है हमारा टीयर या ट्रॉमा, मतलब कहीं फटा हुआ कटा हुआ रहा है ना, टीयर रहा वो। और तीसरा होता है टिश्यू, यानी रिटेन्ड जो प्लासेंटा का टुकड़ा वहां छूट गया हो, ठीक है, प्लासेंटा इनकम्प्लीट है या रिटेन्ड हो गया है, वो हो गया, हमारे टिश्यू में आते हैं। और तीसरा जो होता है वो है आपका थ्रोम्बोएम्बोलिक, ठीक है, इसमें हम लोग आपका ब्लीडिंग टाइमिंग और क्लॉटिंग टाइमिंग हम देखते हैं, ठीक है। अब इन जो चारों कारण है ना, इसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी। तो हम किस तरह से अब मैनेज कर रहे हैं। पहला टी हमारा क्या था, टोन का, ठीक है, टोन यानी एटोनिक पीपीएच। इसमें हमको क्या करना है, हमें यूट्रस में हम क्या कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस हम क्या कर रहे हैं, मसाज। मीटिंग में ठरला होता कि डॉक्टर हमने क्या करना है, मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है मसाज करने के बाद भी यूट्रस आपको एकदम रिलैक्स दिख रहा है, लग रहा है ना, वैसे यूट्रस कैसा होता है, क्रिकेट का बॉल देखिए, कड़ा जैसा, है ना, क्रिकेट का बॉल वैसे ही फील होता है ना। तो अभी आपको मसाज करने के बाद भी आपको वो एकदम रिलैक्स लग रहा है, एकदम आराम लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं, फिर वहां पे यूट्रोटॉनिक्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का दे रहे हैं हम लोग, मिजोप्रोस्टॉल दे रहे हैं या कार्बोप्रोस्टॉल दे रहे हैं, ठीक है, ये सब दवाइयां हम उनको देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको यूट्रस क्या हो रहा है, रिलैक्स अभी भी लग रहा है, तो हम एक बार प्लासेंटा जांच करेंगे कि वो कंप्लीट निकला है या नहीं। अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो फिर हमको उसको निकालना होगा, है ना। उसके बाद में फिर हम तब भी हमको लग रहा है कि नहीं अभी भी रिलैक्स ही है, हम यहाँ पे फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बायमैनुअल कंप्रेशन करना। अगर कंट्रोल हो जाता है ना, कंट्रोल हो जाता है दवाइयाँ देने के बाद, तो हमने क्या, जो हम अभी दवाई दिए ना, हमने बताया यूट्रोटॉनिक्स हम दिए हैं, अगर देने के बाद कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, उसकी टोनिसिटी अच्छी रहती है, तो हम मसाज कंटिन्यू करेंगे। और हर बार हम मसाज करेंगे 2 घंटे तक, और उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, उसके वाइटल्स चेक करने हैं, ठीक है। ये हम कब कर रहे हैं, कंटिन्यू मसाज और वाइटल्स चेक कर रहे हैं, जब हमारा दवाई देने पे वो ठीक हुआ तो, ठीक है। लेकिन तब भी ठीक नहीं होता, दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो हम उसके बाद हम लोग बायमैनुअल कंप्रेशन करेंगे, जो हम लोग आगे देखेंगे, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो दवाइयाँ कुछ यहाँ यूट्रोटॉनिक से जो हम देते हैं पीपीएच के दौरान, वो है ऑक्सीटोसिन है, सबको मालूम है ऑक्सीटोसिन, है ना, सारे लोग उसको यूज करते हैं। फिर आपका एर्गोमेट्रिन है, उसके बाद मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, मिजोप्रोस्टोल देते हैं, और ट्रानेक्सामिक एसिड हम लोग देते हैं। तो नंबर 1 जो ड्रग है, जो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो हमारा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है यहाँ तक।
ठीक है, तो अंगूठा दिखा देंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। काम नहीं कर रहा। तो ये हमने अभी देखा था टोन के बारे में। दूसरा आते हैं हम लोग टीयर। अगर किसी भी तरह का फटा है तो आप लोग क्या करते हैं? केस तो आते हैं ना, हमारे पास भी आए होंगे ना हॉस्पिटल में, तो कभी देख रहे हो ब्लीडिंग हो रहा है, अगर एटॉनिक नहीं है तो हम टीयर चेक कर रहे हैं। अगर कहीं किसी भी तरह का टीयर हो गया पेरिनियम में, सर्विक्स में या विजाइना में, क्या करते हैं फिर? एंडो वर्ल्ड हॉस्पिटल बताए। वर्ल्ड हॉस्पिटल। मैम अनम्यूट कर दी है आपको, मैम बताइए। अगर टीयर रहता है ना तो क्या करेंगे? स्टिच देते हैं। स्टिच देते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो फिर हमने देखना है यहाँ पे। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच। सर्विक्स वेजाइना किसी भी तरह का टीयर है यानी क्योंकि टोन तो अच्छा है तो फिर टीयर से हो सकता है। अगर आपको 1 डिग्री का टीयर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे पेरिनियल पैड से। उसके बाद में अगर कंट्रोल करने के लिए अगर 1 डिग्री का टीयर वो नहीं है, वो 3 या 4 डिग्री का टीयर है, तो हमको क्या करना? आपने तो मैडम को अपने यहाँ जो भी है उनको इन्फॉर्म कर तो दिया है, उसके साथ ही उसको पैक लगा देंगे। वेजाइनल पैक हम लोग लगाते हैं ना, वो लगाएंगे। मैडम के आने का वेट करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे? ओटी वगैरह अरेंज करके वहां शिफ्ट कर देंगे और फिर मैडम फिर उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने टीयर देखा, हमने टोन देखा, टीयर देखा। अब आता है हमारा, अगर वहां कोई टिश्यू छूट गया है तो। ठीक है, टिश्यू छूट गया है तो क्या करना है? क्या करते हैं? टिश्यू कब किसी के हॉस्पिटल में पीपीएच का हुआ होगा, कोई भी महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट में कहीं ना कहीं तो पीपीएच का हुआ ही होगा ना ऐसा केस जिसमें टिश्यू छूट गया है। तो आपने क्या किया? ओके, श्री अंबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने हाथ उठाया। हाँ मैम बोले। मैडम अंदर से चेक करती है, क्यूरेट करके निकाल देती है। मैम थोड़ा सा जोर से बोलेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही। मैम वो ना क्यूरेट करते हैं मैडम, अंदर से चेक करते हैं। अगर कौन सा पीस रह गया है अंदर तो मैडम क्यूरेट करके निकाल लेते हैं। अगर फिर भी रह गया है तो थोड़ा सा सक्शन करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और कोई शेयर करना चाहेंगे? अगर नहीं निकलता है तो डीएनसी कर लेंगे। डीएनसी कर। ओके, थैंक यू मैम। और कोई यूपी से कोई बोलना चाहेंगे? यूपी से, झारखंड से, अगर नहीं निकला तो डीएनसी भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। तो अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया आप सबने, थैंक यू। तो हम लोग देखते हैं अगर टिश्यू छूटा है तो, है ना, हम जब AMTSL करते हैं उस समय 30 मिनट के अंदर हमको क्या करना है? प्लासेंटा निकालना रहता है, निकलना रहता है प्लासेंटा को, है ना। तो उस समय भी हमको ध्यान से उसे निकालना। अगर नहीं निकला है तो हम क्या करें? सिंटोसिन अगर नहीं दिए हमने तो हम देंगे। उसके बाद 10 यूनिट और फिर हम IV लाइन में डाल के देंगे 20 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, जिसका ड्रॉप रहेगा 40 to 60 जो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने जब पीपीएच में जा रही थी महिला तो हमने ब्लड निकाला शुरू में ही, है ना। जब हमने केस सिनेरियो बताया उसी समय आप लोगों ने बताया था कि हम लोग ब्लड लेंगे उसका, ठीक है, मैचिंग के लिए भेजेंगे। हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, डोनर अरेंज किए करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको एंटीबायोटिक का फर्स्ट डोज दे देंगे। और एक खास चीज ध्यान देने का है, यहाँ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में ना नीचे में ये व्हाइट कलर से लिखा है ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में, है ना। हमें मैनुअली उसे निकालने का कोशिश नहीं करना है, मतलब मैनुअली हम उसको अपने से निकालेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपके यहाँ ओटी अवेलेबल है, जैसा अभी एक फैसिलिटी ने कहा था ना कि उसको हम लोग ओटी ले जाएंगे वहां पे, मैम उसको फिर निकालेंगे, कहा था ना अभी एक फैसिलिटी ने। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर आपके यहाँ ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम खुद से हमने नहीं करना है। ठीक है, मैम का हमने इंतजार करना, वो आएंगे, डॉक्टर आएंगे और वो कर लेंगे। ठीक है, हमने एंटीबायोटिक तक दे देना है। ठीक है, हमने देख लिया टिश्यू तक हमने देखा। अब इतना कुछ किया हमने, ठीक है,
टोन देखा, सारा कुछ देखा, ठीक है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि ब्लीडिंग हो ही रहा है ना, फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, टिश्यू ठीक है, टीयर भी नहीं है, ठीक है, टोनिसिटी तो हम वहां मैनेज ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो हम इसको अब कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आपने मैकेनिकल कॉम्प्रेशन का नाम सुना है? सुना है तो अंगूठा दिखा सकते हैं ऐसे। एक एंड वर्ल्ड हॉस्पिटल दिखा रहे हैं। हाँ मैम बताए। नहीं दिखा है। अच्छा नहीं देखा है तो ऐसे किया उन्होंने। ओके ठीक है, वेरी गुड। किसी ने सुना है मैकेनिकल कॉम्प्रेशन का नाम? ठीक है, तो मैकेनिकल कॉम्प्रेशन जो होता है ना, अभी हमारा इतने से नहीं मैनेज हो पाया ये जो हम कर रहे थे, तो हम आते हैं अब मैकेनिकल कॉम्प्रेशन में। इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भाग में? 3। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। तो 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला होगा हमारा बाइमैनुअल कॉम्प्रेशन, दूसरा होता है हमारा एओर्टिक कॉम्प्रेशन और तीसरा होता है हमारा कॉन्डम टेम्पोनेट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सॉरी, बाइमैनुअल कॉम्प्रेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उसका ब्लैडर खाली करते हैं, जो अभी सर ने भी डिस्कस किया, हम लोगों से पूछा था ना कि हम लोग क्यों कैथेटर लगा रहे हैं, बोला था ना कैथेटर के बारे में क्यों लगा रहे हैं, हम लोग ब्लैडर उसका खाली करवा रहे हैं ना। तो हमने पॉलिस कैथेटर लगाया, ब्लैडर खाली करवाया उसका। अब फिर हम क्या करें, ग्लव्स पहने हैं हमने हाथों में, और क्या करना है हमने, वेजाइना में अपना, आप क्या करोगे, वेजाइना में अपना हाथ डालोगे और उसके बाद मुट्ठी बनाइएगा। मुट्ठी ऐसे नहीं बनानी है, ये मेरी मुट्ठी दिख रही है, मेरे स्क्रीन पे देखिए मेरी मुट्ठी दिख रही है, ये ऐसी मुट्ठी नहीं बनानी है, अंगूठा नहीं निकला हुआ रहना है। ठीक है, अंगूठा अंदर की ओर होना है। अब देखो मैंने यहाँ अंगूठी पहना, ऐसे भी नहीं करना है, हमने ग्लव्स पहना था ना, तो हमने उसको निकाले हुए रखना है, ग्लव्स पहनना और अंगूठे अंदर रहेगा, अंगूठा अंदर रहेगा, इस तरह से मुट्ठी बनाना है। और उसको जब हम वेजाइना में हाथ ऐसे डाले, देखो ये चोंच बनाया हमने ना चिड़िया का, ऐसे करके हाथ डाला और अंदर जाके मुट्ठी बनाया। ठीक है, वेजाइना में। अब क्या करेंगे, जो दूसरा हाथ है हमारा, ठीक है, दूसरा हाथ क्या करेगा आपके पेट में, ठीक है, यूट्रस के पीछे जाके उसको दबाएगा। आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे कर्सर कहा गया, कर्सर घूम रहा है। ठीक है, ये देखिए ये वाला दिख रहा है जहाँ कर्सर है, ये दूसरा हाथ हमने कहाँ रखा, यूट्रस के पीछे, है ना, यूट्रस के पीछे हमने रखा। ठीक है, और एक हाथ का है हमारा वेजाइना में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। ठीक है ना, ये हमको दबाना है, ब्लीडिंग जब तक ना रुकता है। ये हमने दबाया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ब्लीडिंग हमारा रुका या नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम अपना हाथ हटाएंगे, तो ऑब्वियसली अगर हमारा यूट्रस का टोन अच्छा रहेगा, वो बॉल क्रिकेट का बॉल की जैसा लगेगा, तो हमारा तो अब हमारा ब्लीडिंग जो है वो भी कंट्रोल होगा। हम ऐसे पकड़े है ना, कंप्रेस कर रहे हैं, तो हमें फील हो रहा है हमारा यूट्रस का टोन कैसा है, वो क्रिकेट के बॉल जैसा फील हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। एंडो वर्ल्ड हॉस्पिटल कुछ बोलना है? ओके, उन्होंने ऐसे किया, मतलब ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे में, दूसरा है हमारा एओर्टिक कॉम्प्रेशन। ठीक है, एओर्टिक यानी सबको समझ में आ रहा है, एओर्टा से रिलेटेड है। तो आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम देखिए, यहाँ कर्सर हिल रहा है ना, ये एओर्टा यहाँ से जाके ना सीधा यहाँ पे पेट से यहाँ पे ये 2 भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक हाथ लगा है, आपको दिख रहा है ना, ये हाथ लगाया हुआ, यहाँ पे आर्टरी हो गई, फिमोरल आर्टरी, जिसको सब पहचानते हैं, सबको मालूम है फिमोरल आर्टरी कहाँ है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एक हाथ से हमने फिमोरल आर्टरी में रखा, जैसे यहाँ पे इन्होंने रखा है, और फील किया। ठीक है, पल्स, ठीक है, धक धक उनका। उसके बाद दूसरे हाथ से क्या कर रहे हैं, मुट्ठी बना के उसको ऐसे जातेंगे। ठीक है ना, उसको दबाएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको हम ये दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये महिला के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दबाया है किस तरह से उन्होंने पेट में। ठीक है, ये हो गया हमारा एओर्टिक कॉम्प्रेशन। ठीक है, अब हमको इसमें भी चेक करना है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, यानी आप उसको हटा के देख सकते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसको अगेन हम जो पहले क्या किए थे, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं 15 2 घंटे तक, पूरा 15 मिनट तक पूरा वाइटल्स, ब्लीडिंग सब जांच कर रहे हैं, वो हमको यहाँ भी परफॉर्म करना है, अगर इस स्टेप में ठीक हो जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा लास्ट है, लास्ट इसका जो प्रकार था, वो है हमारा कॉन्डम टेम्पोनेट। ठीक है, ये अभी हम आपको डेमो करके दिखाएंगे। कॉन्डम टेम्पोनेट में क्या होता है ना, आप बलून को देखते हो, बलून को, है ना, दिल शेप का बलून है, उसको
उसमें पानी डालिएगा तो वो कैसा फूलेगा, दिल जैसा ही ना। गोल रहेगा तो वो कैसा फूलेगा, गोल जैसा ही। तो कॉन्डम क्या होता है ना, उसको अगर हम यूट्रस में हम डाल रहे हैं ना, तो वो पूरा यूट्रस का शेप ले लेता है, वो जैसा है वैसे ही ले लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। अब यहाँ पे मेरा हाथ कट गया है, यहाँ पे मेरा ना कटा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं ना, तो खून बहना रुकता है कि नहीं रुकता? रुकता है ना। तो वैसे ही वो क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है यूट्रस को, है ना, अंदर हम लोग उसमें डाल रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कुछ सामान चाहिए, अभी हम आपको डेमो करके दिखाएंगे इसका, ठीक है। दाखवते आरती, काही नको करू आरती, काही नको. दिख रहा है ना सबको? आकाश आप बता सकते हैं क्या दिख रहा है? कैमरा थोड़ा क्लोज कर सकते हो और अभी ठीक है आकाश? यस यस दिख रहा है ना? कंटिन्यू. यस यस अभी दिख रहे. ओके थैंक यू. तो मैंने ना मान लो मैंने नील आप नहीं दिख रहे. यू कैन पहना हुआ है, ठीक है. तो इसलिए हमें कुछ नील आप नील यू आर नॉट विजिबल. यू कैन सिट इन चेयर एंड स्पीकर व्यू पे प्लीज कर ले सभी लोग, ताकि डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से दिख जाए. अब दिख रहा हूँ मैं? यस यस परफेक्ट. ओके. तो मैंने अभी मैंने ग्लव्स पहन के रखा है, क्योंकि अभी मैंने डिलीवरी वगैरह कराया था, तो ठीक है. हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है ना. तो वो ध्यान देना है हमें क्या क्या चाहिए. सबसे पहले तो महिला का हमने ब्लैडर खाली करना है, ठीक है. कैथेटर से हम उसका खाली कर चुके हैं. उसके बाद हमें चाहिए फोर्सेप्स चाहिए, ठीक है. स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स चाहिए. आकाश, एवरीबॉडी आप सब अगर राइट साइड में आपके स्क्रीन आपका जो दिख रहे हैं, सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं. राइट साइड में एकदम राइट ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन है, स्वैप शेयर्ड स्क्रीन विथ वीडियो. राइट साइड के कॉर्नर में उसको क्लिक करेंगे तो जो बोल रहा है उसी का स्क्रीन दिखेगा. तो जैसे नील बोल रही है तो वो दिखेगी. नील स्क्रीन शेयर बंद कर दो तुम्हारा, तो देन ओनली यू कैन बी विजिबल. स्क्रीन शेयर नहीं नील का नहीं बोल रहे हम. नहीं सर, अगर स्क्रीन शेयर बंद करेंगे तो सिर्फ वीडियो दिखेगा. अगर स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन इजीली सबको दिख जाएगा. स्क्रीन शेयर बंद कर दो. अच्छा ठीक है. अब दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहे. अब आ रहा है? यस यस कंटिन्यू. ओके थैंक यू. तो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए. हमें सिम स्पेकुलम चाहिए, हमें स्पंज होल्डर चाहिए एक. उसके बाद हमें PPIUCD वाला, आप देखिए वो लंबा वाला जो रहता है जिसको हम लोग लॉन्ग प्लासेंटल फोर्सेप कहते हैं, वो चाहिए. हमें IV सेट चाहिए. आप देख सकते हो, एक मिनट हम आपको हमको खड़ा होना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है. हमें सिम्स चाहिए, ठीक है ना. ये जो अभी मैंने बताया ना PPIUCD वाला जो था हमारा लॉन्ग प्लासेंटल फोर्सेप, दिख रहा है? ओके. स्पंज होल्डिंग फोर्सेप चाहिए हमें, ठीक है. IV सेट हमें चाहिए, ठीक है. और हमारे पास एक 500 ml वाला NS रहेगा. फिर हमें एक कॉटन स्वैप चाहिए कटोरे में, जो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से रहेगा. ये हम करके अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट इको सेशन में सीखा था ना कि जब हम कर रहे थे उसमें हमने सीखा था PV कैसे क्लीन किया जाता है, ठीक है. तो वो सॉरी PV के समय हमें क्लीन कैसे करेंगे पेरिनियम, ये हमने सीखा था. तो वो हम अभी नहीं दिखाएंगे. हम लोग अभी डायरेक्ट करेंगे कि कॉन्डम को किस तरह से हमको यूट्रस तक पहुंचाना है, ठीक है. और हाँ एक खास चीज है, ये कैटगट हमें चाहिए. ये हमने कॉन्डम को बांधने हैं. कैथेटर चाहिए और कॉन्डम चाहिए. कैटगट आपका ये रहा, ठीक है. दिख रहा है? यस यस. ओके. ये हमने पहले से ही बना के रखा है. ये कैथेटर है, इसमें हमने कॉन्डम लगाया है. दिख रहा है ना? और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कैटगट से बांधा है यहाँ. यस. दिखा सबको? ओके. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें कॉन्डम कैथेटर को इंसर्ट करना है इसमें, ठीक है. प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमें करना है. तो फिलहाल अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, तो हम इसको हटा देते हैं.
ये हमारा मामा यू मॉडल है, ठीक है। तो हम जब भी ये करेंगे तो हमें महिला से बात भी करनी है। सपोज इनका नाम XYZ है, तो हम बोलेंगे देखिए XYZ, अभी हम ना आपका क्योंकि अभी ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, तो हम अभी आप में कॉन्डम टैम्पोनेट हम करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रोसीजर, इसमें थोड़ा सा आप हमारा कॉपरेट करें, थोड़ा सा आपको अगर तकलीफ होगी तो आप हमें कॉपरेट करें। हम लोग आराम से इस प्रोसीजर को करके इस चीज को रोकेंगे, ठीक है। तो हमें बहुत पोलाइटली उनसे बात करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिम्स लेंगे। क्या बोलेंगे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। हमने इसको क्या बोलते हैं, रास्ता बनाना है हमें कॉन्डम कैथेटर को डालने के लिए, ठीक है। तो सिम से हमने क्या किया, नीचे हमने रास्ता बनाने के लिए से डाला। उसके बाद दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है? प्लीज चेंज द एंगल। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? आकाश सुनाई नहीं दे रहा आपकी बात। आपके पीछे से कैमरा दिखा सकते हैं क्या? हाँ ऐसे। यस 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 यस। ओके हाँ, अब दिख रहा है ना मेरे पीछे से? यस, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हमने स्पॉन्ज होल्डिंग से लिया और जो सर्विक्स का जो ऊपर का जो भाग होता है ना, अपर लिप को, ऊपर वाले लिप को हम क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ठीक है। हमने ये पकड़ा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उल्टा पकड़ो। अब हमने हमारा जो कॉन्डोम कैथेटर है ये लेना है और इसको हम डालेंगे, क्योंकि हमने रास्ता बना लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। आप जब डालोगे तो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट, जब अंदर डालिएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन सा फील होगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन सा फील होता है तब हम ऊपर, है ना, यूट्रस में आप इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे। और सर आपको आगे आना पड़ेगा थोड़ा सा, और हम इसको अंदर डालेंगे। ये आप देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये अंदर घुस गया, ठीक है। अंदर आपको फंडल तक लेना है। और एक चीज और, यहाँ हम मार्क किए हुए रहते हैं, ठीक है। वो मार्क क्यों करते हैं वो बताएंगे अभी आपको। जब हम डाल देते हैं इसे अंदर तक, तो हमने इसको साइड से, हमने ऐसे डाला और हम देखो साइड से हमने इसे निकाल देना है, ठीक है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आईवी सेट जो हम कनेक्ट करके रख चुके हैं, इसको हमने कनेक्ट करना है। किसमें कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम यूरो बैग डालते हैं ना। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी वाटर है ना, जो नॉर्मल सलाइन है, हम इसको पूरा, इसका जो चक्का है हम इसको पूरा खोल दे रहे हैं और हम इसे पुश करेंगे। सर कैमरा ऊपर लेंगे थोड़ा, ये नील हम इसको पुश करेंगे। आ गया। आप यहाँ देख सर, थोड़ा सा कैमरा इधर, आपको दिख रहा है ये यहाँ पानी भरे हुए, ये देखो। आकाश आप बता सकते हैं? दिख रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरह से, हमको क्या करना है, इसको भरना है, ठीक है। ये पूरा बॉटल हमें डाल देना है। डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको हमने यहाँ मार्क किया है ना, हम देखेंगे कि ये कम मार्क से ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं इसका साइज। अगर साइज घटता बढ़ता है, इसका मतलब है कि अभी कंट्रोल नहीं हुआ है। और ये हमको छोड़ना है 12 से 24 घंटे तक। 12 से 24 घंटे तक छोड़ने के बाद आप फिर से आओगे देखने के लिए, तो वो मार्क को ही चेक करोगे, हाँ भाई साइज मेरा वैसे ही है, दैट मीन्स कि इसका ब्लीडिंग अभी कंट्रोल हो चुका है। हमने पहले ही बताया था आपको ना, रुक दीजिए, हमने पहले ही बताया था आपको कि जो यूट्रस के अंदर ये कॉन्डम जाके फूल रहा है। आप देखा यहाँ पे ना, बलून जैसा ये फूल रहा था, ये देख सकते हो, है ना, बलून जैसा फूल रहा है। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, उसको ब्लीडिंग को रोक रहा है, ठीक है। जैसे हम बताए थे ना कि यहाँ ब्लीडिंग हो रहा है तो हम उसको दबा रहे हैं, वैसे ही, ठीक है। उसके बाद में अब हम 12 से 24 घंटे के बाद हम इसको देखने के 24 घंटा हो गया, उसके बाद हम देख रहे हैं तो ठीक है। अब हम चेक करेंगे, निकाल के देखते हैं। निकालेंगे कैसे, हमने क्या करना है, 200 ml इसको निकालना है, ठीक है। कहाँ से, तो हम जैसे हम कैथेटर निकालते हैं, ठीक वैसे ही हमको, जैसे हम कैथेटर निकालते हैं
कैथेटर आप लोग जिस तरह से निकालते हो ठीक वैसे ही सिरिंज लगा के हमने इसको विड्रॉ करना है। 200 ml निकालना है, 200 ml निकालना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि 1 घंटे फिर हमको देखना है ये ब्लीड कर रही है या नहीं, ठीक है या नहीं है। उसके बाद में फिर वैसे ही 200 करके हम इसको पूरा निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया तो सारे लोग ऐसे करेंगे। बहुत अच्छे, सारे लोग अंगूठा दिखा रहे हैं। तो अब सब अपने अपने हॉस्पिटल में इस तरह से कॉन्डम टेम्पोनेट प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है? जैसे मैंने अभी किया ना प्रिपेयर, मतलब मैंने करके रखा था प्रिपेयर, ठीक है? तो इस तरह से प्रिपेयर करके रखेंगे। Neil, हाँ, that was good demonstration. I just wanted to let you know that we have only 5 minutes left. ओके ओके यार। तो हमने अभी कॉन्डम टेम्पोनेट तक देख लिया, ठीक है? इसके बाद ये देखिए, ये जो डायग्राम है ना, इस तरह से ये फूल जाता है। मैंने आधा दिखाया था क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है उसको पूरा भरने में, तो वो इस तरह से फूल जाता है पूरा, ठीक है? अब आते हैं हम लोग हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस में। आपने शुरू में एक्लेम्शिया के बारे में जाना और अभी आपने पीपीएच के बारे में जाना, ठीक है? तो हम लोग सब कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो हॉस्पिटल में हमने जो भी सीखा है, तो इस चीज का होना चाहिए ना कुछ, कि भाई अगर एक्लेम्शिया हो रहा है तो हम क्या क्या चीज रख सकते हैं अपने साथ, ठीक है? तो सबसे पहला चीज है रिकॉर्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, हम सबके लिए रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीपीएच है तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो आवर्स तक रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं उसको, है ना? हर 15-15 मिनट में करते हैं, 4 बार कर रहे हैं, 15-15 मिनट में 4 बार करते हैं और आधे घंटे में 2 बार करते हैं, ठीक है? उसके बाद SCC यानी सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, आप सबके हॉस्पिटल में होगा, नहीं है तो हम लोग सब आपको भेजे होंगे मेल में, आप देख सकते हैं, उसको फॉलो करें, ठीक है? वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ उसके बाद आते हैं हम लोग सप्लाईज में। एक्लेम्शिया के लिए आप लोगों ने पहले ही देख लिया था क्या क्या दवाइयां होनी चाहिए, और इसके साथ ही दवाइयां का तो हो गया था, साथ बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज, वो है PE बॉक्स या E बॉक्स यानी प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया बॉक्स। उस डब्बे में सारा कुछ रहता है, वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। पीपीएच के लिए भी सेम चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल, कार्बोप्रोस्टोल, ये सारे कुछ स्टॉक में होने चाहिए आपके पास, और साथ ही पीपीएच बॉक्स भी बना होना चाहिए, ठीक है? पीपीएच हो रहा है तो इसके प्रिवेंशन में हम क्या कर रहे थे, AMTSL में, जो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, AMTSL के टाइम में ही हम अगर उस समय ही हम मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा चीज ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग से भी हम कर सकते हैं। नाउ फोर्थ आता है हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ, ठीक है? तो ये क्या होता है इसमें, हम कुछ जो जैसे आप लोगों ने अभी एक केस सिनेरियो हमने बताया, उसमें आप लोगों ने अच्छे से बताया, डायग्नोज किया कि भाई इसको पीपीएच है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि हम इनिशियली मैनेज कैसे करेंगे उसको, ठीक है? इन सब चीज का ना रेगुलर ट्रेनिंग होना चाहिए आपके यहाँ, जैसे हफ्ते में 1 बार मंडे को हो गया, हर मंडे को हो रहा हो ट्रेनिंग, या फिर महीने में 2 बार हो रहा हो, तो ये आप लोगों पे पर ये ट्रेनिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है, रिफ्रेश होते रहता है हर एक चीज, है ना? कि हाँ हम ये सीखे हैं, तो ये जहन में रहता है, हमारे याद में रहता है, ठीक है? तो ये हमारा केस शीट सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट का एक छोटा सा मतलब हमने दिखाया जिस डेमो के तौर पे, तो ये आप लोग अपना सकते हैं, ये काफी अच्छा है और बहुत अच्छा है। कुछ लिखना विखना उतना झंझट ही, आपको टिक मारना है। माँ को रेफरल की जरूरत है, हाँ क्यों जरूरत है, ब्लीडिंग हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या फिर हेडेक हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो जो भी रीजन है आप इसमें टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में डिलीवरी के समय आप देख सकते हैं मदर को एंटीबायोटिक दिया तो क्यों दिया, आप उसके बगल में उसके ठीक यहाँ पे है माँ को एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी, हाँ दिया हमने, क्यों दिया तो उसका रीजन यहाँ है, आपको टिक मार्क करना है। साथ ही ऊपर आप देख सकते हो TPR लिखने के लिए, टेम्परेचर वगैरह के लिए है। नीचे आपका जो भी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो अपना यहाँ पे नाम लिख के डेट और साइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है ना, हम लोग सारे नर्सेज, हम सबको पता है कि कुछ भी चीज हम लोग पेशेंट पे करते हैं ना, प्रोसीजर हो चाहे हम मेडिकेशन कर रहे हैं, हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना उस चीज को, पता है ना बराबर, सबको मालूम ना? नहीं मालूम है? कोई कुछ नहीं ऐसे कर रहा? हाँ गुड, वेरी गुड, सबने उठाया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जब हम डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज से पहले हम उनको बताते हैं ना डेंजर साइन की भाई आपको या बच्चे को ये चीज हो तो आप हॉस्पिटल में आ जाए, कंसल्ट करें डॉक्टर से। वो चीज यहाँ दिया है, माँ के लिए अलग कॉलम है, बच्चे के लिए अलग है ना? तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने आपको बताया था ना बॉक्सेस के बारे में, बताया ना मैंने, अभी डब्बा बनाना है बोला था ना,
तो डब्बे में ये देखिए, ये एक्लेम्शिया मैनेजमेंट के लिए जो किट बना रखी है उसमें क्या क्या चीज होता है ये दिया हुआ, ये आप लोगों को शेयर किया जाएगा। उसके बाद पीपीएच के लिए आप देख सकते हैं, जिसको भी हिंदी समझ में आता है वो हिंदी से देखे, जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश से देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में है, ठीक है। और अभी एक फोटो दिखा रहे हैं, इस तरह का डब्बा बनाना है, ये एक हॉस्पिटल ने बनाया है, डब्बा बना के, ये किट बना के, इसके अंदर सामान है सारा कुछ जो भी पीपीएच में जरूरत होता है, कैन्यूला, आईवी सेट, आईवी फ्लूइड, जो भी सारा कुछ उन्होंने इस डब्बे के अंदर रखा है और बाहर से ये चिपका दिया है इसके अंदर क्या क्या है। तो इस तरह से आप वहां पे बना सकते हैं। आप देख सकते हो क्वांटम टेम्पोनेट के लिए इन्होंने अलग से लिख के रखा है क्या क्या चाहिए, है ना। ये हो गया आपका डिप्स्टिक प्रोटीनूरिया टेस्ट जो हम एक्लेम्शिया के टाइम में हम लोग कर रहे थे, है ना। तो ये भी डिप्स ये वाला आप सबके पास होना चाहिए। कितनों के हॉस्पिटल में है ये? अंगूठा दिखाए है तो जल्दी, अंगूठा दिखाए जल्दी। एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल ओके है, आरएमएच में भी है, और किस में है? ओके सबने उठाया, वेरी गुड, सब उठा रहे हैं, ठीक है। एमएम हॉस्पिटल नहीं है आपके यहाँ क्या? नहीं है, ओके ओके, तो आपके यहाँ बोलिएगा कि आ जाइए, ठीक है, ये रखना है, अच्छा है ये, ठीक है। हम आपसे बात करेंगे बाद में फिर इसके बारे में, आपको हम बोलेंगे। एनीवेज, तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना आप सबों को, कोई दिक्कत? थैंक यू। तो यहाँ एक्लेम्शिया और पीपीएच बराबर समझ में आया सबको? ओके नील, एक मिनट ना नील। हाँ हाँ अभी आकाश आप बोलने जा रहे हो? यस यस यस। ओके नील, थैंक यू वेरी मच ये प्रेजेंटेशन करने के लिए, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी हमारा फर्स्ट टाइम हम ये कर रहे हैं कि सारे हॉस्पिटल्स ध्यान दीजिए कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपके हॉस्पिटल से जो भी एक कोई केस होगा, कोई पेशेंट आया होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ होगा, उसके बारे में आप सामने से हमें बताएंगे और हम सबको बताएंगे, और हम सब उस पर कोशिश करेंगे कि आंसर करने का कि ये अगर प्रॉब्लम आती है तो हम क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो आज के लिए आज हम राइजिंग मेडिकल हॉस्पिटल पुणे से डॉक्टर पूनम वर्मा हमें एक केस प्रेजेंट करने वाली है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्री-एक्लेम्शिया का। तो डॉक्टर पूनम केस प्रेजेंट करेंगे और आप सब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे कि उसका क्या मैनेजमेंट है, क्या आप करेंगे। ओके सना, ओवर टू यू एंड डॉक्टर पूनम। हेलो। ओके या थैंक यू डॉक्टर पूनम वर्मा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके हॉस्पिटल में जो केस आया था उसको आप एक बार प्रेजेंट कर दें। हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आई थी, मिसेस XYZ, एज 30 इयर्स, शी इज अ प्राइमी, 40 वीक्स 1 डे, एडमिटेड विद एक्टिव पीवी ब्लीडिंग। तो हमने उस पेशेंट को ट्रायल ऑफ लिवर दिया। फर्स्ट मीजोप्रोस्ट रखी थी 25 की, एंड देन वो 4 सेंटीमीटर हो गई। देन हमने उसका पिटोसिन चालू किया विद एक्सेलरेटिंग ड्रॉप। Patient was vitally, initially when the patient was admitted, she was vitally stable. Her initial BP was 130/80. Patient had a pedal edema, that is why we have sent the pH profile also, and proteinuria was checked. There was no protein present. She was vitally stable during the second stage of labor, when the patient was fully dilated and station was +2. We told her to bear down. During the bear down stage, when she was bearing down, that time she developed her BP shoot up, and the BP was 160/100, and that time only she developed a convulsion. So first, during the convulsions, first we have to मैनेज द कन्वर्जेंस। तो उसमें हमने क्या किया कि पेशेंट का फर्स्ट एयरवेज में हमने माउथ गैप डाल दिया, फिर उसका सक्शनिंग वो सब कुछ किया, ऑक्सीजन मेंटेन किया, ऑक्सीजन शुड बी मिनिमम 8 लीटर्स, एंड बायलैटरल कैनुला बोर्ड लगाया, एंड मैग्नीशियम सल्फेट का प्रेट रेजिम चालू कर दिया। पेशेंट को साथ में ही फोलियस कैथेटराइजेशन कर देना है, एंड जैसा कि सना मैम ने आपको एक्सप्लेन किया कि ब्रेट रेजिम में कैसे देना होता है। इनिशियल डोज शुड बी 14 grams, 4 grams should be given in IV with the diluted dose, and 5 grams with each buttock. And during the first and the patient was posted for the cesarean section. लेकिन
After 5 to that time, the convergence subsided. But after 5 minutes, we again developed the convergence. In that time, we have given 2 milligram of midazolam, and patient was posted for LSCS. उसमें हमने पेशेंट को जर्नल एनेस्थीसिया में पुट किया है बिकॉज पेशेंट वाज इंट्यूबेटेड एट दैट टाइम. और फिर पोस्ट ऑफ वाइटल स्टेबल नॉर्मल हो गया, 110/80 आ गया, लेकिन हमने मेंटेनेंस रोज रखा एंड पेशेंट का प्लेटलेट ज्यादा था, उसका नहीं हाँ, it was high around 7, so we have given calcium gluconate also. After that, she was vitally stable. Patient was shifted to ward, and we have investigated the cause of this thing, convergence. But for that, we have done the MRI also, but there is nothing significant, and post-operatively patient was stable. Yes, yes, Dr. Pune, thank you so much. आपका वॉइस थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुआ, पर कोई बात नहीं. ओके, तो आपके साथ पार्ट नहीं समझ आया. ये लास्ट, हाँ, लास्ट पार्ट. Let her finish, Sana. Let her finish. Yes. Go ahead. हो गया. पेशेंट वाज शिफ्टेड टू वार्ड एंड 24 आवर्स तक हमने मैक्सेप्ट कंटिन्यू किया. Actual it was given by the Pritchard regime. Initially 4 milligrams of calcium IV and 5 milligrams on the alternate each buttock, and then every 4 hourly we have repeated 5 grams of magnesium sulfate alternately. So till 24 hours we have monitored the patient. There was no episode of convulsions, and patient was vitally stable. All the pulse, BP, respiration rate, cardiac urine output. Urine output should be, if the patient is post-operatively and you have started the magnesium sulfate, you should remember that the urine output should be 30 ml, minimum 30 ml. That is the criteria. If it is less than 30 ml, then you have to check for the magnesium level toxicity. So everything was normal, vitals were stable, so we shifted the patient in the ward. Hello. Thank you. Thanks a lot for this, presentation. Yes, Sarah, please go ahead. थैंक यू डॉक्टर पूना. तो थैंक यू सो मच. मैं दूसरे हॉस्पिटल से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट जो किया है राइजिंग मेडिकल हॉस्पिटल ने, या क्या और कर सकते थे? कोई भी हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, आप लोग कुछ इनपुट देना चाहेंगे आपका? अगर आपको बोलना है तो हाथ ऐसे कीजिए ऊपर, तो मैं अनम्यूट करता हूँ आपको. हाँ, या तो आप अनम्यूट करके बात कर लीजिए, अदरवाइज हैंड रेज करके, अदरवाइज यू कैन टेक्स्ट इन चैट आल्सो. डॉक्टर सुदेश जोशी सर, सर आपको ऐसा लगता है हाउ वाज द ट्रीटमेंट सर? क्योंकि उन्होंने जो 14 ग्राम्स का जो मैग्नीशियम सल्फेट दिया है वो एकदम लोडिंग डोज जो बराबर से दिया था. कुणाल सर, आपने हैंड रेज किया है. Yeah, hi. Thank you, Dr. Poonam. You did a very good summary of the presentation, of the case presentation. Thank you very much. मुझे पर से ऐसा लगता है ना कि this is a client which came for only 2 occasions to our hospital. So मुझे ऐसा लगता है कि there is an importance of focusing on a regular ANC follow-up visits. Unluckily, you had only 2 options when first time she came to you, and then directly she came to you for at the time of delivery only, and that also with conversions later on with conversions. So for me, the follow-up through the ANC period or screening through the ANC period is very important and imperative, जो हमको मालूम होना चाहिए, because उसमें हम लोग जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते हैं, स्पेशली एक सीवियर प्री एक्लेम्शिया इसको हम ट्रैप कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट
शुरू से एंटी हाइपरटेंसिव से कर सकते हैं ताकि इसकी नौबत ना आए। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा एक चीज मुझे बोलना था यहाँ पे, इफ यू सी वेरी केयरफुली आफ्टर द कॉज ऑफ, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कॉज ऑफ एक्लेम्शिया और कन्वर्शन इन दिस केस ऑफ इन दिस पेशेंट